अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। इस खबर के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि तेल महंगा हो जाएगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बताया कि पेट्रोल डीजल के जो रिटेल प्राइस हैं वो नहीं बढ़ेंगे, और इस बात की जानकारी तेल कंपनियों ने खुद दी है। यानी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा अभी पेट्रोल डीजल पर। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। आज से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। यह इजाफा उज्ज्वला योजना में मिलने वाले सिलेंडर के लिए भी है, यानी इस योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर के लिए पैसे आपको चुकाने होंगे 50 रुपए ज्यादा। ट्रंप के टैरिफ ऐलान से शेयर बाजार में हाहाकार मचने के बाद उनके इकोनॉमिक एडवाइजर केविन हैसेट ने एक बड़ा दावा किया। ट्रंप के एडवाइजर ने कहा कि चीन को छोड़कर 90 दिनों के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ रोक सकते हैं। अभी कई देशों पर टैरिफ को रोकने पर विचार हो रहा है, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने अभी ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा है कि अगर चाइना ने 9 अप्रैल तक 34% का टैरिफ नहीं हटाया तो वो उस पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। एडीआर के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में राजनीतिक दलों को कुल 2544 करोड़ का चंदा मिला। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 2243 करोड़, जबकि कांग्रेस को 281 का चंदा मिला। बीजेपी का कुल चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और एनपीईपी के कुल चंदे से 6 गुना अधिक है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण रोकने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मानसी राउत और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 26 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में राजेश कश्यप जन मिलिशिया का कमांडर था। उसके सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा 1 लाख और 50,000 रुपए के इनामी नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। बेरोजगार शिक्षकों के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उधर नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की। शिक्षकों ने सीएम ममता से उनकी बहाली की मांग की तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो उनका दर्द समझती हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीता माता मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा बनेगा और बीजेपी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी में भव्य सीता माता मंदिर बनवाने का वादा करेगी। राज्य में इसी साल के आखिर में चुनाव होना है। और आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने पिछले कुछ घंटों में पूरी दुनिया के शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर छेड़ा है तब से ही पूरी दुनिया में भयानक आर्थिक मंदी आने का डर बना हुआ है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो हर वर्ष टैरिफ से $500 बिलियन तक कमाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनका ये कदम अमेरिका के लिए आर्थिक आत्महत्या हो सकता है, जिसके शुरुआती रुझान अभी से आने लगे हैं। और ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब से अमेरिका से लेकर भारत तक हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ पिछले 2 दिनों में ही अमेरिकी निवेशकों के $5 ट्रिलियन यानी लगभग 420 लाख करोड़ रुपए डूब गए और इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में आज ही निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी जब से ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है तब से ही दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो रहे हैं और अब अमेरिका के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ जहां आज का दिन भारत के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ, तो वहीं यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार जो कि खुला भारी गिरावट के साथ उसमें रिकवरी आई, लेकिन वहां भी ब्लड बाथ हो सकता है। इस माहौल में अमेरिका में लोगों को वर्ष 1929 की महामंदी का खौफ सताने लगा है। 29 अक्टूबर 1929 का दिन इतिहास में काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है। इस दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक ही साथ 11.37% की गिरावट आई थी और इसका असर यह हुआ कि अगले कुछ वर्षों में अमेरिका में बेरोजगारी दर 33% पहुंच गई। यहां तक कि अमेरिका के 11,000 बैंक यानी आधे से ज्यादा बैंक बंद हो गए
और यही वजह है कि अब ट्रंप के टैरिफ से लोगों को 96 साल पुराना अशुभ मंगल याद आने लगा है। ट्रंप के टैरिफ और इससे पड़ने वाले असर पर हम फिक्र की एक एक फाइल खोलेंगे, लेकिन पहले भारतीय शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। आखिर कैसे निवेशकों ने अपने 19 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। आज शेयर बाजार में एक साल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। 4 जून 2024 को सेंसेक्स 5.74% गिरकर 4,389 अंकों पर बंद हुआ था। 4,389 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था, जबकि आज 7 अप्रैल को 2.95% की गिरावट के साथ 2,226 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। 4 जून 2024 को निफ्टी 5.93% की गिरावट के साथ 1,079 अंकों की गिरावट के बाद बंद हुआ था, जबकि आज निफ्टी में 3.24% की गिरावट आई और ये 742 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। और ये सब कुछ ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान की वजह से ही हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू भी नहीं किया है। ये टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होंगे। उससे पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमी में हलचल मची हुई है। दुनिया भर के शेयर बाजार और खासकर एशिया के शेयर बाजार काफी गिरे हुए। हम कह सकते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया के शेयर बाजार लहूलुहान हो गए। ताइवान के शेयर बाजार में लगभग 10% की गिरावट आई। हांगकांग के शेयर बाजार में पिछले 17 साल में सबसे बड़ी गिरावट लगभग 9% दर्ज की गई। जापान के शेयर बाजार में 7% से ज्यादा। सिंगापुर के शेयर बाजार में भी 7.1% की गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में 6.3%, अमेरिका के शेयर बाजार में 6.1%, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में 5.5% और भारत के शेयर बाजार जब बंद हुए तो लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ ठीक करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है और अगले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 38 वर्ष पहले 19 अक्टूबर 1987 के दिन अमेरिकी शेयर बाजार में भारी तबाही मची थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 22.6% टूटा था, जबकि S&P 500 इंडेक्स में 20% से ज्यादा की गिरावट आई थी और दुनिया भर में इसका बड़ा असर देखने को मिला था। और अब जिम क्रैमर ने दावा किया है कि अब जब शेयर बाजार मंडे को जब उन्होंने दावा किया था तो कहा था कि शेयर बाजार जब खुलेंगे तो ये 22% तक गिर सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल अमेरिकी बाजारों में इतनी गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन ये हो सकती है। यानी ट्रंप जहां पहले ही अमेरिकी निवेशकों के 420 लाख करोड़ रुपए डुबा चुके हैं, ऐसे में अमेरिका में सोमवार का दिन ऐसे ही निवेशकों पर भारी पड़ सकता है। पहली बार वर्ल्ड वॉर हुई थी और तब उसकी वजह थे साम्राज्यवाद और विस्तारवाद। वर्ष 1939 में दूसरी वर्ल्ड वॉर पोलैंड और जर्मनी के आक्रमण के बाद हुई और उसकी वजह जमीन थी। लेकिन इस बार किसी वर्ल्ड वॉर की नहीं, बल्कि एक ट्रेड वॉर की आशंका जताई जा रही है जो पैसों के लिए हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। करीब 14 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। लाखों लोग सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ उतरे। ट्रंप मस्ट गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। टैरिफ लगने से विदेश से आने वाला सामान अमेरिका में पहले से ज्यादा महंगे दाम पर बिकेगा। मतलब सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका में विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिका के बाजारों में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को विदेशों से आने वाले सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। इसलिए वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग का संकट भी बढ़ जाएगा और इस वजह से अमेरिका में खाना पीना और रहना महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बेरोजगारी भी बढ़नी तय है। हालांकि ट्रंप ने इस बात के संकेत दे दिए और वो अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए भारतीय शेयर बाजार की बात करते हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए जहां आज का दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ, तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा ट्रंप ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। यह स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है, इसमें अनलिमिटेड पैसे बने मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। जबकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महामंदी का एक इशारा है। बीजेपी सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचारी नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा।
देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। तो आज हमने शेयर बाजार वाली जो फाइल आपके लिए तैयार की है, उससे आपके मन में चल रहे बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो खत्म होने वाले हैं। सवाल यह है कि टैरिफ की वजह से भारत के शेयर बाजार में जो गिरावट आई है, क्या उससे आपको डरने की जरूरत है? सच यह है कि इससे पहले भी 5 ऐसे मौके आए हैं जब शेयर बाजार लहूलुहान हो गया और टूटकर बिखर गया, लेकिन हर बार यह बाजार खड़ा हुआ और नए शिखर तक गया। जैसे अप्रैल 1992 में हर्षद मेहता का करीब 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया था और तब सेंसेक्स 12 से 13% तक गिर गया था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद साल 2001 में फिर से शेयर बाजार में कोहराम मचा और इसका जिम्मेदार था केतन पारेख नामक स्टॉक ब्रोकर। जब यह घोटाला सामने आया तब सेंसेक्स 4% से ज्यादा तक टूटा था। इसी तरह वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत के बाद शेयर बाजार में 11% तक गिरावट देखी गई और यह टूटकर बिखर गया और तब हालत यह हो गई थी कि शेयर मार्केट में 2 बार कारोबार को रोकना पड़ा। इसके बाद अमेरिका में लीमैन ब्रदर्स के पतन ने साल 2008 में पूरी दुनिया को हिला दिया और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तब भी सेंसेक्स करीब 7.5% गिर गया, जबकि आखिरी बार शेयर बाजार में ऐसा कोहराम मार्च 2020 में मचा और यह वक्त था जब दुनिया में कोविड की एंट्री हुई। उस वक्त भी सेंसेक्स में 13% से ज्यादा की गिरावट आई थी। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत के शेयर बाजार जितनी तेजी से गिरे उतनी ही तेजी से उठ खड़े भी हुए। लेकिन क्या इस बार भी होगा? ट्रंप के टेरर टैरिफ की वजह से दुनिया में जैसे हालात हैं, क्या यह निवेश का सही मौका है या स्थिति और खराब होने वाली है? इसे एक्सपर्ट रील में समझते हैं। मंदी तो आने ही वाली है, थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि डिस्टरबेंस है मार्केट में। अब ये टैरिफ अगर इन्होंने कुछ इसका इलाज नहीं निकाला, इससे क्या होगा कि यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 26% इंडिया पे टैरिफ लगाया है, कहीं 34 लगाया, कहीं 52 लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। जैसे अभी तो ट्रंप साहब अकड़े पड़े हैं, कल को चाइना अकड़ जाए और चाइना कहे नहीं जी हम तो कम नहीं करेंगे और हम बिल्कुल रेसिप्रोकल का जवाब वो भी किसी एक उससे दे दें, मान लीजिए कोई वो भी एडवर्स एक्शन ले लें, तो ये एक ट्रेड वार बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर आदमी की जो क्लैश ऑफ ईगो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंट्री आज की तारीख में कम नहीं है। देखिए, इस वक्त अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप पैसे को 5-7 हिस्से में भाग कर लीजिए। 100 रुपये लगाने हैं तो यस, टुडे इज़ ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट 10 रुपीज़, क्योंकि हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, हम टॉप भी नहीं पकड़ सकते। शेयर बाजार में जो लोग डायरेक्ट निवेश करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई अभी पेशेंस दिखानी चाहिए, रुकना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, उन लोगों का जो समय होता है या जो उन लोगों का एक टाइम पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो बहुत लंबा होता है। तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 100 वाली चीज़ मुझे 60 और 65 रुपये में मिल रही है, तो मेरे को अपना निवेश जारी रखना चाहिए। देखिए, एक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सेक्टर को ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए निफ्टी 50 ETF जो है, जिसमें कि सारे सेक्टर आ जाते हैं और निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज आ जाती हैं, जब भी गिरावट आए उसमें इन्वेस्ट करिए। वो एक बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। तो एक तरफ ट्रंप के टैरिफ पर ऐलान के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचा है, तो वही अब सोने की कीमतों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी है मॉर्निंग स्टार, उसके मुताबिक कुछ वर्षों में सोने के दाम में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। अभी भारत में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 90,000 रुपए के आसपास है, लेकिन मॉर्निंग स्टार ने दावा किया है कि अगले कुछ वर्षों में 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। इस भविष्यवाणी ने बाजार में चर्चा तेज कर दी है कि क्या वाकई सोना इतना नीचे आ सकता है। अगर सोना 56,000 के स्तर पर आ गया तो नए निवेशकों की चांदी हो सकती है
जबकि जिन लोगों ने पहले से ही सोने पर भारी निवेश किया है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मॉर्निंग स्टार ने कहा क्या है, पहले आप ये समझिए। मॉर्निंग स्टार के अनुसार सोने के दाम में 40% से ज्यादा गिरावट मुमकिन है। 10 ग्राम सोना 56,000 रुपए तक आ सकता है। इस वक्त वैश्विक बाजार में सोने की कीमत $3100 प्रति ऑन्स के करीब है। मॉर्निंग स्टार ने दावा किया है कि सोने की कीमत $1820 प्रति ऑन्स तक गिर सकती है। वैश्विक बाजार का असर सोने की कीमतों पर पड़ेगा। सोने के भाव गिरे तो नए निवेशकों को फायदा होगा, जबकि गोल्ड के मौजूदा निवेशकों को घाटा हो सकता है। सवाल यही है कि सोने की कीमतें गिर क्यों सकती हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर काम करेंगे? मॉर्निंग स्टार के मुताबिक दुनिया में सोने का खनन बहुत बढ़ गया है, जबकि सोने का भंडारण भी 9% तक बढ़ा है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस वजह से आने वाले सालों में सोना बहुत सस्ता हो सकता है। इसे लेकर गोल्ड एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अब आपको फिक्र की इस रील में दिखाते हैं। टैरिफ का क्या असर होता है? क्या यूएस की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती है? यदि यूएस में रिसेशन आया तो डेफिनेटली सोने के दाम और तेज़ी से बढ़ेंगे। और हमारा इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ता है, ये भारत के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ से हम जेम ज्वेलरी का काफ़ी एक्सपोर्ट यूएस में करते हैं। विशेषकर डायमंड का एक्सपोर्ट होता है। खासकर सोना तो एक प्योर मेटल है और उसकी जो रीज़न था चढ़ने का वो ये था क्योंकि युद्ध हो रहा था, अनसर्टेनिटीज़ थी मार्केट में, जिस वजह से गोल्ड का रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। बट अब जो है गोल्ड का रेट सॉफ्ट हो रहा है, और वो इसलिए सॉफ्ट हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे मार्केट को कुछ समझ नहीं आ रही, डायरेक्शनलेस है मार्केट। अभी सिर्फ लोगों का डर है, भय है, बिकॉज एक आदमी ने जो है वो मतलब एक रूप धारण किया हुआ है जिससे वो सिर्फ गोलियां चला रहे हैं इस टाइम पे, और कोई ना कोई उनके सामने आ रहा है जिसका खात्मा हो रहा है। और ग्लोबल न्यूज के बाद अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसमें वक्फ से लेकर दरगाह तक, राहुल गांधी से लेकर व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट तक सब कुछ है। सबसे पहले वक्फ बिल वाली फाइल खोलेंगे, जो थोड़ी मोटी है। मोटी इसलिए क्योंकि इसमें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हंगामे वाले दस्तावेज हैं। फिर ये दिखाएंगे कि राहुल गांधी सफेद टी शर्ट वाली कौन सी क्रांति लाना चाहते हैं। प्रयागराज में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर किसने भगवा झंडा फहरा दिया, इसे भी समझेंगे। शुरुआत वक्फ की जम्मू कश्मीर वाली फाइल से। संसद के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून का रूप ले चुका है। हालांकि ये कब से लागू होगा अभी इसकी घोषणा बाकी है, लेकिन विरोधियों को ना ये पहले मंजूर था और ना अब है। संसद तो बंद है, लिहाजा अब कोर्ट कचहरी से लेकर सड़कों और यूनिवर्सिटीज तक इसकी लड़ाई चल रही है। कहीं कहीं लड़ाई के तरीके पर मतभेद भी उभर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा आज किस तरह उबलने लगी, ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। सदन में सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं की जा सकती। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भड़क गए। वो सदन में काली पट्टी लहराने लगे। कुछ विधायकों ने वक्फ कानून की अपनी कॉपियां तक फाड़ दी। इस दौरान बीजेपी और एनसी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। एनसी विधायकों का पक्ष था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए वो वक्फ कानून का विरोध करते हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। बीजेपी विधायकों का तर्क था कि जब कानून बन चुका है तो अब चर्चा क्यों, जबकि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वक्फ बिल पर स्पीकर का प्रस्ताव खारिज करना निराशाजनक है। सरकार पूरी तरह से बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई। मीरवाइज उमर फारूक लिखते हैं कि 6% मुस्लिम आबादी वाले तमिलनाडु ने वक्फ विरोधी बिल अपनी विधानसभा में पारित किया, जबकि मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं। सदन जहां चर्चा की मांग पर उबला, वहीं बाहर एक तस्वीर भी सियासी पारा बढ़ा गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अब्दुल्ला परिवार के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ दिख रहे हैं। दोनों कश्मीर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ दिखे। इन्हीं तस्वीरों महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए तंज किया। उन्होंने लिखा कि जब भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उस मंत्री का रेड कारपेट वेलकम किया जिन्होंने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए वक्फ विधेयक पेश किया था, तो कहने को क्या बचा। कुल मिलाकर विधानसभा और बयानों से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बिल के विरोध का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है।
पार्लियामेंट से ऊपर है ये विधानसभा क्या? कल आप बोलेंगे कि भाई जो असेंबली में बिल पास हुआ आप उसको पंचायत में डिस्कस करो, वो मूर्खता है और क्या? उन्होंने बिल को नकारा है और अपना एतराज जताया है। डिस्कशन हो पार्लियामेंट यहाँ असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिस्कस होगा जो असेंबली में नहीं होगा? दीज आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, 5 पिलर्स which always are there open for any discussion. वक्फ कानून पर विरोध का एक छोर विपक्ष ने थाम रखा तो दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने सड़क और सदन के साथ एक लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त आ गई है। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 10 याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में दायर हुई हैं। सभी में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को संविधान से मिले धार्मिक परंपरा निभाने के अधिकार पर इस कानून को अतिक्रमण बताया गया है। इस कानून को असंवैधानिक करार देने और रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं को दाखिल करने वालों में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं और इनके अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इंडियन मुस्लिम लीग और जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी भी शामिल हैं। हालांकि अदालती लड़ाई के किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले मुस्लिम संगठन और नेताओं में मतभेद उभरने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के विरोध में है, जबकि मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून का समर्थन कर रही है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सड़कों पर आंदोलन का विरोध करते हुए कोर्ट में लड़ाई जारी रखने की बात कही। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब राहुल गांधी के बिहार दौरे का अपडेट जान लीजिए। 3 महीने में आज तीसरी बार राहुल वहां पहुंचे। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनके लगातार दौरों से काफी हलचल है। इस दौरे के साथ उनका व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट भी काफी ट्रेंडिंग है। राहुल के इस मूवमेंट की चर्चा आगे करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जब बिहार पहुंचे राहुल गांधी तो सियासी दृश्य कैसा था। राहुल गांधी आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे। यहां वो कन्हैया कुमार की पलायन रोको और नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी इस यात्रा में करीब 1 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान भीड़ ठीक ठाक दिखी। बेगूसराय में वो नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह रद्द हो गई। कन्हैया के गृह जिले बेगूसराय से राहुल गांधी सीधे पटना पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। यहां भी उन्होंने संविधान की लाल खिताब दिखाई, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपर कास्ट नहीं है तो आप देश में सेकंड क्लास सिटीजन हैं। बिहार में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में 2/3 अपर कास्ट थे। अब हमने टीम बदल दी है और अब 2/3 दलित पिछड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले वक्त में वो 50% आरक्षण की दीवार भी गिरा देंगे। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं, उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटैया लोड हो है उनके आने से। कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं। और लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही। और
उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती, बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से। और अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि राहुल गांधी के व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट, राहुल गांधी का ये क्या मूवमेंट है। राहुल गांधी ने अपनी बिहार यात्रा ठीक एक दिन पहले 6 अप्रैल को ये पोस्ट शेयर की, अपने दौरे के बारे में बताया। इसी पोस्ट में उन्होंने टी शर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग व्हाइट टी शर्ट पहनकर आए और अपनी आवाज उठाएं। अपनी पोस्ट में उन्होंने लोगों से व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़ने की अपील की। चलिए, इतना तक तो समझ में आ गया। अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी सफेद टी शर्ट वाली क्रांति लाना क्यों चाहते हैं? बिहार चुनाव में इसका क्या मतलब है? सफेद टी शर्ट राहुल गांधी की राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुकी है। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से वो नेताओं के नेचुरल परिधान सफेद कुर्ता पायजामा की जगह सफेद टी शर्ट में भी दिख रहे हैं। सफेद टी शर्ट में ही दिख रहे हैं, बल्कि मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दियों में भी उन्हें सफेद टी शर्ट में देखकर कई लोगों ने हैरानी जताई थी और पूछा था कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती क्या? जबकि राहुल टी शर्ट से ही सियासत को गर्म कर देना चाहते हैं। खैर, राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट आंदोलन से जुड़ने के लिए जिस वेबसाइट का जिक्र अपनी पोस्ट में किया, वहीं पर उन्होंने इसका मतलब भी समझाया है। वेबसाइट पर लिखा गया है कि सफेद टी शर्ट सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतीक है: करुणा, एकता, अहिंसा, समानता और सबका विकास। ये मूल्य भारत की 8000 साल पुरानी सभ्यता की भावना को दर्शाता है। सफेद टी शर्ट आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक आंदोलनों का अहम हिस्सा रहा है। महात्मा गांधी की सफेद खादी की धोती और कुर्ता न सिर्फ सादगी का प्रतीक थे, बल्कि स्वदेशी आंदोलन की पहचान भी थे। बापू कहते थे कि सफेद रंग शुद्धता और अहिंसा का संदेश देता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सफेद रंग के कपड़ों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक बन गया। राहुल गांधी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनकी मुहिम में सफेद टी शर्ट का चुनाव महज संयोग नहीं है। टी शर्ट सस्ती होती है, आसानी से कहीं भी मिल जाती है और किसी के लिए भी इसे खरीदना कोई बड़ा टास्क नहीं है। मजदूर हो या छात्र, हर कोई इसे पहन सकता है। चलिए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां यूपी सरकार को आज फिर एक मामले में फटकार पड़ी। पिछले हफ्ते एक पत्रकार पर गलत धारा लगाने और बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार को कानून और संविधान की सीमा समझाई गई थी। आज सिविल मामलों को आपराधिक बनाने की प्रवृत्ति पर कोर्ट ने पुलिस पर हंटर चलाया। सीजेआई ने यहां तक कह दिया कि अब यूपी पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। चलिए अब पूरा केस समझते हैं। यूपी का यह मामला चेक बाउंस के मुकदमे से जुड़ा है। आज इस पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा, रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यूपी में जो हो रहा है वो गलत और बेतुका है। सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। चेक बाउंस के मामलों में धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई। कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने के लिए कहेंगे। जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दें। हम निर्देश देते हैं उसे सबक सीखने दें। ये चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। ये अजीब है कि यूपी में आए दिन ऐसा हो रहा है। उन्होंने पुलिस उप महानिदेशक से भी पहल करने को कहा। सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अब जो भी ऐसा मामला यूपी से आएगा तो यूपी पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। फिलहाल ये कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही स्थगित रहेगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। यह मामला यूपी के नोएडा का है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता देबू सी और दीपक सी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिनके खिलाफ चेक बाउंस के मामले में नोएडा में आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिक्र की अगली पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं और चलते हैं प्रयागराज, जहां से वायरल एक वीडियो से यूपी में सियासी शोले भड़क उठे। दरअसल प्रयागराज में दरगाह पर भगवा झंडे लहराने वाले विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। प्रयागराज के पास सिकंदरा में रामनवमी के दिन सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हंगामा हुआ। कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़ गए। इन लोगों ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए दरगाह को तोड़ने की मांग की। अब इस घटना के कई वीडियो वायरल है। यह वीडियो उन्हीं हुड़दंगियों का है जिसमें 3 उपद्रवी भगवा झंडे के साथ दरगाह पर चढ़े हुए हैं। 2 और लोग भी दरगाह पर चढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ये लोग महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह है, जो खुद भी दरगाह पर चढ़कर नारेबाजी करता दिख रहा था। अब इस हंगामे का दूसरा वीडियो सबूत देखिए, कैसे दरगाह के सामने हुड़दंगी भगवा झंडा लहरा रहे हैं, जमकर धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कल के हैं और अब वहां पूरी तरह शांति है। अब ये तीसरा वीडियो सबूत भी देखिए।
यह उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह अपने सहयोगियों के साथ प्रयागराज से सिकंदरा गांव जा रहा था। ये लोग भगवा झंडों के साथ बाइक रैली निकालते हुए दरगाह तक पहुंचे थे। बाकायदा इस बाइक रैली का एक वीडियो बनाया गया था। ऐसे में सवाल है कि जब इतना सब हंगामा हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मुख्य आरोपी मनेंद्र सिंह ने खुलेआम दावा किया है कि गाजी की दरगाह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयागराज के पास जिस सिकंदरा इलाके में गाजी सालार मसूद की यह मजार है, वहां आज कई पोस्टर लगाए हैं जिनमें लिखा गया है कि संभल से शिवकंदरा तक गाजी का नामो निशान मिटाया जाएगा। इसके अलावा सिकंदरा का नाम बदलकर शिवकंदरा किए जाने की मांग की गई है। साथ ही लिखा है कि गाजी मियां की दरगाह तुरंत हटाई जाए, दरगाह की जगह भव्य शिव मंदिर बनाया जाए। बाकी बचे हुए हिस्से में महाराजा सुहेल देव का स्मारक बने। साथ ही मांग की है कि बाबर, औरंगजेब और गाजी मसूद जैसे मुस्लिम आक्रांताओं की सारी निशानियां मिटाई जाएं। अब भगवा झंडे वाले इस विवाद का सियासी रंग भी सामने आने लगा है। विपक्षी नेता योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरोपी सीएम योगी की जाति के हैं, इसलिए सरकार और पुलिस उनको कुछ नहीं बोलेगी। सीएम के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सीएम योगी कह रहे थे कि मुस्लिम समाज धार्मिक हिंदुओं से अनुशासन सीखे। क्या यही वो अनुशासन है? जबकि बीजेपी का जवाब है कि कानून जो भी हाथ में लेगा कड़ा एक्शन होगा। लेकिन जिस तरह से इस घटना के वीडियो वायरल हुए, उसके बाद पुलिस भी एक्शन की बात कर रही थी। लेकिन आज आरोपी मनेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ खुद गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गया। दरगाह पर भगवा झंडा लहराने के बाद फूल मालाओं के साथ अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचा था। मीडिया की मौजूदगी में पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार करने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान भी मनेंद्र के तेवर नहीं बदले। बोला कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुस्लिम की मजार पे चढ़ के ये कार्य करता, बिल्कुल ये तरीका गलत था। मैं कह रहा हूँ कि मेरे देवी देवता वहाँ मौजूद हैं। सप्ताह में 2 दिन वहाँ पे ध्वज फहराया जाता है, पताका चढ़ाया जाता है, पूजा होती है। अगर मैं नवमी के पवित्र दिन पे जाके प्रभु श्री राम के जन्मदिन पे भगवा ध्वज अगर फहरा दिया तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं समझ में आ रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त गाजी मियां दरगाह पर है, जहां रामनवमी के दिन जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि जुलूस की शक्ल में कुछ लोग यहां पहुंचे और उन्होंने घंटों यहां हंगामा किया। इतना ही नहीं, जो युवक थे उन्होंने गाजी मियां के इसी दरगाह का जो ये गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट पर वो चढ़ गए, जहां पर उन्होंने धार्मिक नारे लगाए और भगवा झंडा लहराया। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि सुरक्षा की बात हम करें तो बवाल के बाद, उस हंगामे के बाद सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी तरीके का माहौल न खराब हो, उसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं यहाँ दरगाह के बाहर, उनको मौजूद किया गया ताकि एक शांति का माहौल यहाँ कायम रहे। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले। तो जिस देश में मिली जुली संस्कृति हो, हर धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ रहते हों, वहां इस तरह की घटनाएं बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती। इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि किसी भी तरह के विरोध और मांग का ये तरीका ना सामाजिक तौर पर ठीक है और ना ही संवैधानिक तौर पर। हालांकि जिस तरह की घटना हुई और आरोपी ने जिस अंदाज में खुद की गिरफ्तारी दी, उससे पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठते हैं। पुलिस को भी ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसी मानसिकता वालों को जरूरी संदेश देना चाहिए।